नमस्कार, द एडिटर्स टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील शर्मा। आज के हमारे मेहमान राजनीति के साथ साथ धार्मिक क्षेत्र में भी बड़ा काम कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। दरअसल राजनीति में सत्यता, शुचिता, समन्वय का बहुत महत्व होता है और उसी राजनीति का अक्षरश पालन करते हुए ही हमारे मेहमान ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया। वह जनप्रतिनिधि भी बने और संगठन में बहुत काम किया। मध्य प्रदेश के यदि कहा जाए तो राजनीतिक दल के संगठन को गढ़ने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और वर्तमान में वो मानस भवन के कार्याध्यक्ष हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और वर्तमान में कार्याध्यक्ष मानस भवन रघुनंदन शर्मा जी। रघुनंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। रघुनंदन जी, सवाल तो मेरे मन में बहुत सारे हैं। आप 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, लंबा आपका राजनीतिक अनुभव भी है, संगठन का भी अनुभव है, पर आपका राजनीति में प्रवेश या उसके पहले आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी रहे, तो ये रुचि हुई कैसे आपकी? देखिए, मैं एक छोटे से किसान परिवार में पैदा हुआ, लेकिन मुझे जो संस्कार प्राप्त हुए वो सात्विक, राष्ट्रभक्ति के, देशभक्ति के संस्कार जन्म से ही मुझे प्राप्त हुए। मेरे पिताजी अक्सर क्रांतिकारियों की कहानियाँ मेरे सामने कहा करते थे और उस समय भारत की आज़ादी के पूर्व का जो वातावरण था मेरे पिताजी ने देखा था। तो अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़कर के हिंदुस्तान ने जो विजय प्राप्त की थी और स्वतंत्रता, भारत माता को स्वतंत्र कराया था, उस परिप्रेक्ष्य में जो संस्कार परिवार में थे, उन पारिवारिक संस्कारों का कुछ अंश विद्यार्थी जीवन में बाल्यकाल से ही मेरे अंतःकरण में पैदा हुआ। जी। धार्मिक और देशभक्ति, ये दोनों मेरे जीवन में अंकुरित हो चुके थे और वो कब वृक्ष रूप में परिणित हुए उम्र के साथ साथ मुझे पता नहीं चला, लेकिन मैं इन्हीं दोनों क्षेत्रों में ही अपने रास्ते निर्धारित करता गया और आज आपके सामने हूँ। जी, लेकिन चूँकि आप स्वयंसेवक रहे, स्वयंसेवक रहते हुए कब आपका भाजपा में प्रवेश हुआ और कौन आपको भाजपा में लाने वाले थे? देखिए, विद्यार्थी जीवन से ही जब मैं बाहर पढ़ने के लिए भेजा गया, क्योंकि गांव में तो स्कूल 5वीं तक था, उसके बाद मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा गया। गरीब परिवार से था, तो 12 वर्ष 11 वर्ष की उम्र से ही हाथ से भोजन बनाना, एक कमरे में रहना और स्कूल जाना और पढ़ाई करना, उस संघर्ष में से हम निकले और उसी समय संघ के संपर्क में आया, क्योंकि देशभक्ति का वातावरण जो परिवार में मिला था वही वातावरण मुझे संघ में भी उपलब्ध हुआ और मैं संघ का स्वयंसेवक बन गया। 13 साल की उम्र में मैं एक शाखा का मुख्य शिक्षक हो गया। 14 साल में उस शाखा का कार्यवाह हो गया। फिर मुझे संघ शिक्षा वर्ग में भेजा गया। संघ शिक्षा वर्ग आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वह प्रशिक्षण है जहां 1 महीने तक रह करके राष्ट्रवादी विचारों से उस व्यक्ति को आप्लावित किया जाता है। मेरा 15 वर्ष की उम्र में प्रथम वर्ष हो गया, 16 वर्ष में द्वितीय वर्ष हो गया। उसके बाद मैं संघ शिक्षा वर्गों में शिक्षक करके, व्यवस्थापक करके जाने लगा, तो महीने भर फिर मुझे वही देशभक्ति के संस्कार मिलते थे। जी। फिर जैसे तैसे मैंने बीए किया, एमए किया और बीए और एमए करने के बाद मैं एक हायर सेकेंडरी स्कूल में पहले तो यूडीटी बना, अर्थात उच्च श्रेणी शिक्षक, और थोड़े समय बाद मुझे व्याख्याता के रूप में उस विद्यालय ने मान्यता दे दी। 3-4 वर्ष तक मैं रहा और उसी दरमियान
संघ का मैं सह तहसील कार्यवाह, उसके बाद में मंदसौर जिले का जिला बौद्धिक प्रमुख, संघ के इस प्रकार की जिम्मेदारियों को निभाता रहा और पढ़ाई के क्षेत्र में भी काम करता रहा। जब संघ के कार्य में मैं अत्यधिक लिप्त हो गया तो उस समय के विरोधी राजनीतिक दलों के आंखों की किरकिरी बन गया। मुझे उस जिले से ही आने वाले एक मंत्री ने, तत्कालीन शासन के मंत्री ने कहा कि या तो आरएसएस छोड़ दो या बस्तर जाने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा, ये इस तरीके की धमकी आपको मिली? मैंने दूसरे ही दिन शिक्षा से मुक्ति पाली और रिजाइन कर दिया और अपने घर के काम में, खेती बाड़ी में लग गया। लेकिन संघ का काम नहीं छोड़ा। और जब संघ का काम करते करते मैं आगे बढ़ा तो फिर मैंने सोचा कि आजीविका के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने आयुर्वेद का अध्ययन किया और आयुर्वेद रत्न की उपाधि प्राप्त की। वैद्य के रूप में मैं प्रतिष्ठित हो गया। मैंने कुछ आधुनिक चिकित्सा भी प्रारंभ की, इंजेक्शन लगाना, बोतल चढ़ाना, ये भी मैंने सीखा। क्योंकि ग्राम में मैं वकील भी बनता लॉ करने के बाद, तो उस छोटे से गांव में मेरी वकालत का करने का, उस प्रशिक्षण का, उस शिक्षण का कोई अर्थ नहीं था। लेकिन आयुर्वेद किया तो मैं गांव के लोगों की सेवा करने लगा और मेरा 2 साल में, 1.5 साल में ही ऐसा नाम फैल गया कि संपूर्ण तहसील में मुझे लोग चिकित्सा के लिए बुलाने लग गए। और मैं भी अपनी साइकिल पर अपना झोला रख कर के सेवा करने जाता था। चिकित्सा की कोई फीस नहीं लेता था। इसलिए स्वाभाविक रूप से बिना फीस का व्यक्ति कोई सेवा कर रहा है, चिकित्सा कर रहा है, कुछ फर्क ज़्यादा हो जाती है, लोकप्रियता तो हो जाती है, स्वयं दौड़ी आती है। लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है कि शासकीय सेवा से मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति अगर शासकीय सेवा छोड़ने का निर्णय ले तो परिवार को बड़ा असहज लगता है। आपने कैसे परिवार को मनाया होगा? नहीं, परिवार के लोगों ने उस समय नाराज़गी व्यक्त की कि नौकरी नहीं छोड़ना चाहिए थी। लेकिन मैंने कहा कि मैं गुलाम बनकर के नौकरी नहीं करूंगा। मैं आज़ाद व्यक्ति हूं और यदि देशभक्ति के काम में कोई व्यवधान पैदा करता है तो मैं देशभक्ति चुनूंगा, राष्ट्र सेवा चुनूंगा, हिंदुत्व का मार्ग चुनूंगा। मैं हिंदुत्व और राष्ट्रभक्ति इन दोनों को लेकर के चला और यही कारण था कि मैं संघ से जुड़ता गया। चिकित्सा सेवा के साथ साथ मैं संघ का जिला बौद्धिक प्रमुख रहा और फिर 75 में इमरजेंसी लग गई, आपातकाल लग गया। फिर संघ ने मुझे आदेश दिया कि आपको गिरफ्तार नहीं होना है, आपके खिलाफ वारंट है लेकिन आपको गिरफ्तार नहीं होना है। मैंने नाम बदला, वेश बदला और संघ के आदेश पर पूरे आपातकाल में मैं मीसाबंदियों की, जेल में जाने वाले कार्यकर्ताओं की, उनके परिवारों की देखभाल करता रहा, उनकी सेवा करता रहा, उनको आर्थिक मदद पहुंचाता रहा। और मैंने संकल्प किया था कि मान लो मैं पहले दिन जेल चला जाता तो घर नहीं पहुंचता, और इसलिए जब तक एक भी कार्यकर्ता मीसा में बंद है, जेल में बंद है, मैं भी तभी जाऊंगा जब एक भी कार्यकर्ता जेल में रहेगा नहीं, सब बाहर आ जाएंगे, तब मैं अपने घर जाऊंगा उनको घर भेज करके। और यही हुआ। मैं सब कार्यकर्ताओं को, जब इंदिरा गांधी हार गई आपातकाल में 77 में, शासन बदल गया, सारे कार्यकर्ता छूट गए, तो उनका जेल पर जाकर उनका माला पहनाकर स्वागत करके उनको घर भेज करके फिर मैं अपने घर गया। और गया तो सारी व्यवस्था बिगड़ चुकी थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने घर की व्यवस्था संभाली, कुछ खेती बाड़ी प्रारंभ की ठीक ढंग से, चिकित्सा का व्यवसाय पुनः प्रारंभ किया। इमरजेंसी के दौरान आपने क्या नाम और वेशभूषा क्या रहती थी आपकी? इमरजेंसी में मैं सफारी में रहा। जो आपकी जो है, हाँ, मूल वेशभूषा? कभी कभी धोती कुर्ता पहनता था, ये पायजामा कुर्ता पहनता था और अधिकांशतः मैं सफारी में रहा। मैंने अपना नाम रामनारायण नाई रखा था। जी। और ये नाम इसलिए रखा था कि मेरे साथ
11वीं कक्षा में पढ़ने वाला मेरा एक बहुत अच्छा मित्र था, वो भी, उसका नाम भी रामनारायण था, वो भी जाति से नाई था। तो लोगों को असलियत बताने के लिए ये नाम रखा कि नहीं नहीं है, इस नाम का आदमी है। यदि पूछताछ भी हो तो उसमें सच साबित हो जाए कि इस नाम का सचमुच में आदमी है, और इसलिए मैंने ये नाम रखा। इस नाम के आधार पर काम किया। जब इमरजेंसी हट गई, जनता पार्टी का शासन आ गया, मैं अपनी खेतीबाड़ी के धंधे में लगा था। मैं साइकिल पर अपने तहसील स्थान पर पहुंचा। तेल की टंकी मेरी साइकिल पर पीछे बंधी थी। डीजल इंजन चलाकर खेत में पानी देने के लिए ये व्यवस्था की थी। एक लड़का दौड़ा दौड़ा आया पेट्रोल पंप पर कि रघु जी आपका फ़ोटो छपा है, नाम छपा है, आपको टिकट मिल गया। मैं आश्चर्यचकित था। अच्छा, विधानसभा का टिकट विधानसभा का नहीं टिकट मिल गया। मैं तब तक आप भाजपा में नहीं थे? नहीं। वाह। मैं आश्चर्यचकित था कि मैं संघ का कार्यकर्ता, मेरा जनसंघ या और किसी पार्टी से संबंध नहीं, मैं संघ का काम कर रहा हूँ, राजनीति से 1% लेना देना नहीं, मेरे को टिकट मिल नहीं सकता, कोई और होगा। मैंने कहा भी, लेकिन वो लड़का दौड़ करके वापस गांव में आया, तहसील स्थान पर आया, और वहाँ जो 2-4 प्रमुख ले थे उनको उठा लाया। मैं पहुँचा तो उन्होंने कहा ये आपको ही मिला है, आपको ही चुनाव लड़ना है। वहाँ के जो उस समय तहसील कार्यवाह थे वो मेरे श्रेष्ठ थे, ज्येष्ठ थे। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आपको करना है, आप घर जाइए, आज कल से आपको यहीं रहना है तहसील स्थान पर, आपके लिए कमरे की व्यवस्था कर दी गई है। और उन्होंने, कपड़े की दुकान थी उनकी, उन्होंने 4 जोड़ी कपड़े मेरे सिलवाए और मुझे कुर्ता पजामा सफ़ेद झक नेता बना करके उन्होंने प्रस्तुत कर दिया, और मैं चुनाव लड़ा। मेरे पास कोई साधन नहीं था। लेकिन बाद में जब आपने ये बात पता किया कि आपको आपके चयन कैसे हुआ? भोपाल से मेरे लिए एक गाड़ी जीप भेजी गई थी। उस एक जीप से हमने प्रचार किया। आखिरी 4 दिनों में फिर एक और वाहन आया। इन 2 वाहनों से हमने किया। तो मैंने पूछा कि भाई मेरे को टिकट क्यों दिया? तो उन्होंने कहा कि आपातकाल में एकमात्र इस जिले में व्यक्ति था जिसने सारे मिसाबंदियों की हिफाजत की, उनकी चिंता की, उनके परिवारों की चिंता की, उनके औषधियों की चिंता की। उस परिवार में यदि मौत, मरण, शादी, ब्याह था तो उन सब का पालक बन करके एक लड़का जूझता रहा, और इतने परिवारों का देखभाल और लालन पालन करने वाला एक ही था, और उसने सारा ये बोझा झेला। इसी से पार्टी में ऊपर नाम गया। बीच में प्यारेलाल खंडेलवाल भी वेश बदल करके पूरे प्रदेश में घूम रहे थे। तब वो भी एक बार मुझसे मिलने आए थे और यहाँ के काम की जानकारी ली थी मंदसौर जिले की। उनको मैंने सारी रिपोर्ट दी थी। तो उनको भी लोगों ने कहा था कि ऐसा आपातकाल में जुझारू बनकर शौर्य के साथ काम करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति हमारे ज़िले में नहीं है। और इसी आधार पर पार्टी ने तय किया और मुझे जनता पार्टी से टिकट देकर चुनाव लड़वाया। मैं एक छोटे से किसान का बेटा, मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन 14,000 रुपये कुल खर्चे हुए, जिसमें से 10,000 रुपये चंदा इकट्ठा हो गया था मेरे नाम पर। 4,000 रुपये कर्ज रहा, जो बाद में विधायक बनने के बाद मैंने अपनी तनख्वाह से वो 4,000 रुपये कर्ज के चुकाए, पर किसी पर बोझा नहीं डाला। और मैं तब दंग रह गया कि साधनहीन, सबसे कम आयु का लड़का जो राजनीति में नहीं था, वो उस जिले में सर्वाधिक वोटों से जीता। उस जिले में बहुत बड़े बड़े दिग्गज थे। उनके नाम भी बता दीजिए और आपका मुकाबला भी किससे हुआ था? सम्माननीय वीरेंद्र कुमार सखलेचा भी मंदसौर जिले से ही थे। आदरणीय सुंदरलाल पटवा भी उसी जिले से थे। एक कन्हैया लाल डूंगरवाल समाजवादी पार्टी के थे, चूंकि जनता पार्टी में वो सब लोग सम्मिलित थे, वो भी बहुत बड़े प्रदेश के नेता थे। उसके बावजूद भी मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को इन सबसे ज़्यादा वोटों से विजय मिली।
वाह, ये जनता का लाड़ था, प्यार था। या ये हो सकता है कि आपातकाल में जो मैंने मीसाबंदियों की सेवा की और संघर्ष किया, और सत्याग्रह में मैंने 50 कार्यकर्ताओं में जोश भर करके उनको सरकार से जूझने के लिए आपातकाल में सत्याग्रह करवाया और लोगों को जेल भेजा। खुशी खुशी मेरे कहने पर अनेक कार्यकर्ता जेल में चले गए सत्याग्रह करके। तो इस सबके कारण शायद पार्टी ने या संगठन ने विचार किया होगा, अन्यथा मैंने तो न तो टिकट मांगा, न चाहा था, न उम्मीद थी। ये तो बात हो गई कि आपको प्यारेलाल खंडेलवाल जब आपको से मिले थे तो उन्होंने एक कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता को देखा होगा, तो उन्होंने नाम बढ़ाया होगा। लेकिन चूंकि जब हम अभी भी देखते हैं कि जब कोई चुनाव लड़ता है तो बड़े बड़े नेताओं की सभाएं कराई जाती हैं, उनके रोड शो ये सब होता है। आपके चुनाव में आपने क्या प्लान किया था? कुछ भी प्लान नहीं किया। एक गाड़ी में मैं 15-20 दिन तक, जितने दिन हमको मिले थे, मैं हर गांव में गया, हाथ जोड़ करके कहता कोई रहा। सभा, कोई किसी का कोई सभा नहीं, केवल एक सभा हमारे क्षेत्र में सुंदरलाल जी पटवा की हुई थी। इसके अलावा किसी बड़े नेता की सभा नहीं। एक सभा वीरेंद्र कुमार सकलेचा की हुई थी, एक गरोठ में हुई थी और एक भानपुरा में। 2 तहसील स्थान थे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में निर्वाचन। एक सभा दोनों जगह हुई थी, बाकी हम ही घूमते रहे। तो क्या आपका उस चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान किस तरीके का आपका दिनचर्या रहती? सुबह आप क्या? नहीं, कार्यकर्ताओं ने ही जनता तक ये मैसेज पहुंचाया कि ये एकमात्र आदमी था जो आपातकाल में इंदिरा गांधी के सारे प्रतिबंधों के बावजूद ये लड़ता रहा, जूझता रहा, न डरा नहीं, झुका नहीं। और ये गरीब लड़का भी काम करता रहा, सत्ता के खिलाफ जूझता रहा और अपने कार्यकर्ताओं भाइयों की सेवा की, परिवार का सदस्य बन करके। ये बात गांव-गांव तक फैली और उस गांव-गांव तक ये बात फैली। उसी ने मुझे वोट दिए और उसी ने मुझे जिताया, उसी ने वो लाड़ प्यार प्रकट किया। फिर आपके बाद में जब दिल्ली में केंद्र सरकार नहीं हट गई समय से पहले ही, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, तो फिर आपकी राजनीतिक यात्रा भारतीय जनता पार्टी में कैसे हुई? देखिए, चूंकि मैं काम करने वाला कार्यकर्ता था, आर्थिक दृष्टि से न तो मेरे परिवार में कोई अच्छी स्थिति थी, जैसे तैसे परिवार गुजारा चलता था, खेती बाड़ी के आधार पर था। लेकिन विधायक बन गया तो 3-4 महीने की तनख्वाह तो मेरी पुराना कर्ज चुकाने में चली गई। बाकी फिर मैंने एक मोटरसाइकिल ली और घूमा। इसी दरमियान मेरे काम को देख करके जनता पार्टी ने मुझे दूसरे ही साल, विधायक बनने के 1 साल बाद ही, जिले का महामंत्री बना दिया जनता पार्टी का। और 1 साल जिले का महामंत्री रहने के बाद मुझे जनता पार्टी का मंदसौर जिले का अध्यक्ष बना दिया। ये शायद मैं जिस जीवटता से काम करता था, मैं जिस कर्मठता से काम करता था, बिना फल की आशा के लिए मैं कार्यकर्ताओं के लिए लड़ता जूझता था, उसी का परिणाम था कि इस छोटे से कार्यकर्ता को 2 साल में ही जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री बना दिया। उसके बाद प्यारेलाल खंडेलवाल, कुशाभाऊ ठाकरे और नारायण प्रसाद गुप्ता, ये 3 भोपाल के दिग्गज नेता दौरे पर निकले थे। मैं विधायक था और जिला अध्यक्ष था। मेरे घर आए, साथ में बैठ के भोजन किया। ठाकरे जी ने मुझे बड़े प्यार से कहा कि रघुनंदन, तेरे काम करने की शैली से मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ कि तेरे को मैं दंडित करना चाहता हूँ, सजा देना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बोले? इन्हीं शब्दों के साथ। मैं चिंतित हुआ कि कौन सी गलती हो गई। फिर उन्होंने कहा कि मैं अब तेरे को चुनाव नहीं लड़ाऊंगा, यही सजा है, तेरे को संगठन में लूँगा। मैं जैसे चुनाव नहीं लड़ता हूँ, प्यारेलाल चुनाव नहीं लड़ता है, नारायण प्रसाद चुनाव नहीं लड़ता है, और हम संगठन में काम करते हैं, इसी प्रकार से तेरे को पूरे समय संगठन में काम करना है, ये सोच करके तेरे यहाँ भोजन करने आए हैं। और उन्होंने मुझे उसके तत्काल बाद उज्जैन संभाग का संगठन मंत्री घोषित कर दिया। लेकिन तब तक तो आपके मन में जो है विधायकी का एक भाव चढ़ गया होगा, दिमाग में होगा। उन्होंने जब कहा कि मैं तेरे को चुनाव नहीं लड़ाऊंगा, तो मैंने कह दिया कि ये संकल्प किया, जीवन में नहीं लड़ूंगा। आप तो एक बार की कह रहे हो, और मैं जीवन में फिर दोबारा विधायक का चुनाव नहीं लड़ा।
अवसर आए थे, लेकिन संकल्प का धनी मेरे पिता ने मुझे बनाया था, इसलिए मैंने संकल्प ले लिया कि मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो नहीं लड़ा। तो फिर और पार्टी के लिए काम किया। मंदसौर मालवा से फिर भोपाल की यात्रा कैसे शुरू हुई? 1985 तक, 80 से 85 तक मैं रतलाम, मंदसौर, झाबुआ, नीमच इन जिलों का काम करता रहा। आखिरी में मुझे उज्जैन संभाग का घोषित किया। घोषित करने के बाद 1 महीने बाद ही ठाकरे जी का फिर से फ़ोन आया कि तुम भोपाल आओ, तुमसे बात करना है। मैं जब भोपाल आया तो उन्होंने मुझे कहा कि तुमको अब यहीं रहना है और ये कार्यालय का काम संभालना है। उन्होंने मुझे कोई वापस जाने का अवसर भी नहीं दिया और दूसरे दिन से प्रदेश कार्यालय मंत्री के रूप में मुझे काम सौंप दिया। उस समय प्रदेश कार्यालय मंत्री सारंग जी थे। कैलाश सारंग प्रदेश के कोषाध्यक्ष हो गए और मैं प्रदेश कार्यालय मंत्री हो गया। मैं आपकी यात्रा में आगे बढ़ूँ, एक बात और, चूँकि आप विधायक रहे, हर विधायक अपने 5 साल के कार्यकाल में उपलब्धियों की बात करता है। चूँकि आपने भी 5 साल अपने वहाँ पर विधायक रहे, तो आपने कोई क्षेत्र के लिए कुछ ऐसा किया जो आपको स्मरण आता हो, जो आपकी उपलब्धियों में गिना जाए? मैं जब संगठन मंत्री नहीं बना और चुनाव की घोषणा होने वाली थी, उस समय मेरे 3 वर्ष के कार्यकाल पर वहाँ के कार्यकर्ताओं ने एक पुस्तिका निकाली थी जी। और उस पुस्तिका में रघुनंदन शर्मा के विधायक के नाते किए गए कार्य एवं उपलब्धियाँ, वो पुस्तक ऐसी थी कि मेरे पहले रहने वाले 15-20 साल के विधायक, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि उसके बाद के रहने वाले 20-25 साल के विधायक, किसी भी विधायक की तुलना मेरे उस 3 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों से नहीं की जा सकती। मेरी उपलब्धियों का पलड़ा आज भी भारी है। वाह। मैंने जो काम किए वो हमेशा लेख के लिए हुए। एक गरोठ तहसील और एक भानपुरा तहसील, 2 तहसीलें मेरे कार्यक्षेत्र में पड़ती थी। दोनों जगह पर मैंने अपने कार्यकाल में ही नल योजना की। पहले लोग माताएं बहनें मटकी सिर पर लेकर के और पानी भरने जाया करती थी कुएं बावड़ी में, लेकिन दोनों उस नगरों में मेरे विधायक रहते हुए माताओं बहनों को सिर पर पानी का बोझा उठाने की जरूरत नहीं पड़ी और हमेशा के लिए उनको उस बोझे से मुक्त कर दिया। ये आज भी लोगों को मालूम है। मेरे कार्यकाल में जितनी सड़कें बनी ग्रामीण अंचल की, उतनी फिर कभी नहीं बनी। मैं पीछे पड़ता था, अधिकारियों के पीछे पड़ता था, योजना बनाता था, बजट में रखवाता था और इस आधार पर काम करता था। तो आपकी विधायकी कार्यकाल की उपलब्धियां भी हो गई। अब आप भोपाल भी आ गए और मेरे ख्याल से, जहां तक मैं समझ रहा हूं, सबसे लंबे समय तक कार्यालय प्रभारी के रूप में आपने काम भी किया। लोग ये कहते भी हैं कि रघुनंदन जी बहुत टेढ़ा बोलते हैं और चुभ जाती है उनकी बातें। कई बार ये भी हुआ कि ये कार्यालय मंत्री रहेंगे, प्रभारी रहेंगे तो बड़ी दिक्कत है इनके बोलने की। ये क्या था, क्यों ऐसा होता था? देखिए, ये मेरा स्वभाव दोष है, गुण नहीं है। मैं जब विधायक बना था पहली बार 1977 में, 29-30 साल की उम्र थी मेरी, तो विधानसभा के अंदर पहली बार मैं बोला और पहला मैंने संकल्प रखा था, उस पर भी मैं तीखा बोला था। तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैलाश जोशी और तत्कालीन वरिष्ठ मंत्री वीरेंद्र कुमार सखलेचा ने मुझे बुला करके टोका था कि आप इस तरह से बोलते हो, ये ठीक नहीं है। मैंने कहा मेरा स्वभाव दोष है और मैंने एक प्रस्ताव रखा था, संकल्प, अशासकीय संकल्प, जो पहला संकल्प था उस विधानसभा का। विधानसभा गठित होने के बाद उस सत्र का, पहले सत्र का पहला संकल्प था 7 दिन बाद ही, और वह था कि यह सरकार मीसाबंदियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बराबर दर्जा देकर उन्हें वे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मिलती है। ये रघुनंदन शर्मा का प्रस्ताव आज भी विधानसभा में वहाँ के दस्तावेजों में मौजूद है
और उस पर से तत्कालीन मुख्यमंत्री कैलाश जोशी ने ये आश्वासन दिया था, वीरेंद्र कुमार सकलेचा ने खड़े होकर के कि मैं विधायक रघुनंदन शर्मा की चिंता को समझता हूं, क्योंकि उन्होंने मीसाबंदियों के घरों की गरीबी और दुर्दशा और संघर्ष देखा है, उनके मन में वो पीड़ा और वेदना मौजूद है, इसलिए ये सरकार घोषणा करती है कि सभी मीसाबंदियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। लेकिन उस समय जो घोषणा हुई थी उसमें यह था कि 25,000 रुपये का लोन दिया जाएगा जो जमा होगा वापस बिना ब्याज की। पर शुरुआत हुई थी और वही आगे जाकर के मीसाबंदियों की पेंशन की योजना बनी, तो मैंने वो प्रस्ताव। पर इसमें भी एक बहुत आरोप ये भी लगता है कि बहुत सारे ऐसे जो है मीसाबंदियों में नाम जोड़ दिए गए जो उस समय मीसाबंदी हुए भी नहीं थे, ये बात भी कही जाती है। जी हाँ, ऐसे नाम जोड़े गए हैं। मुझे भी कहा था कि आपका भी नाम जोड़ दें। उसमें एक क्लॉज था कि आपातकाल में जो लोग जेल गए वो, अथवा कोई 5 लोग ऐसा कह दें कि जिसने अंडरग्राउंड रहकर, भूमिगत रहकर के मीसाबंदियों की परिवारों की सेवा की है या मीसाबंदियों के लिए काम किया है, ऐसे भूमिगत रहकर काम करने वालों के लिए 5 मीसाबंदी लिख करके दे देंगे तो उसको भी इस सुविधा का हकदार माना जाएगा। मुझे भी कहा गया, लेकिन मैंने ये सुविधा लेने से लेकिन काम इनकार तो कर दिया। आपके लिए तो सारे मीसाबंदी लिख सकते थे। हाँ, मेरे लिए जितने लोग जेल में गए, जिस पार्टी के गए, सब लिख सकते थे, क्योंकि मैंने सबके परिवारों में जो मेरे से बन सका वो मैंने किया था। लेकिन मैंने मेरी आत्मा को गवाह नहीं दिया कि मैंने इसलिए काम नहीं किया था कि मैं पेंशन या कोई लाभ प्राप्त करूं। मैंने अपना कर्तव्य समझकर मानवीय आधार पर उनका काम किया है, मीसाबंदियों की सेवा की है। स्वतंत्रता को जो कुचल करके रख दिया था, उस स्वतंत्रता के आंदोलन को पुनर्जीवित करके स्वतंत्रता और आज़ादी की रक्षा के लिए मैंने संकल्प लेकर काम किया था, इसलिए उसका मूल्य मैं प्राप्त नहीं करूंगा, ये मैंने तय किया था। अच्छा, चूँकि आप इतने कर्मठ थे, जुझारू थे और आप स्वाभाविक रूप से आपका पठन पाठन भी बहुत अच्छा रहा है, तो आपको मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? जब कोई भी तय कर ले कि विधायक ही नहीं बनेगा तो मंत्री कहाँ से बन जाएगा। मैंने तय किया था कि मैं जीवन में कभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो नहीं लड़ा, विधायक नहीं बना। मुझे शिवराज सिंह ने 2 बार कहा, जब मैं कार्यालय मंत्री से निवृत्त हुआ तब, और जब मैं राज्यसभा से निवृत्त हो गया तब, कि भाई साहब आप जिस निगम, मंडल, आयोग, कॉरपोरेशन पर उंगली रख देंगे उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कल ही हो जाएगी। मैंने कहा कि मैंने राजनीति में इसलिए काम नहीं किएगा कि मैं उसका प्रतिफल प्राप्त करूं। मैंने मिशन समझ करके काम किया है, विचारधारा के लिए काम किया है, सेवा भावना से काम किया है, इसलिए मैं ये कोई पद नहीं लूँगा। पर आप जो है विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति रहे, विचारधारा के लिए आपने काम किया, संघर्ष किया, सफल भी हुए, लेकिन आपने फिर बाद में व्यक्ति आधारित राजनीति में कैसे आ गए? और उमा भारती के साथ उन्होंने जैसे ही पार्टी छोड़ी, नई पार्टी बनाई, तो आपने सीधे उनकी पार्टी ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान लोगों को बुरा लगे, भला लगे, जो भी कुछ है, पर मुझे आज भी लगता है कि उमा भारती के साथ घोर अन्याय हुआ था। उनको 1 वर्ष भी पूरा नहीं करने दिया और छल कपट की राजनीति के कारण उनका मुख्यमंत्री पद छीना गया। और किसी के भी प्रति अन्याय होता, साधारण व्यक्ति के प्रति भी अन्याय होता, तो मेरी आत्मा अंदर से बोल उठती है कि तुमको इसके लिए संघर्ष करना चाहिए, इसका पक्ष लेना चाहिए, इसके लिए लड़ना चाहिए। तो जब साधारण व्यक्ति के लिए लड़ने के लिए मेरे अंदर से प्रेरणा जगती है, तो मैं उमा भारती जैसी निस्वार्थ भाव से काम करने वाली नेता, जिसने सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया और गांव-गांव घूमी थी चुनाव के पहले, और दिग्विजय सिंह के शासन को उखाड़ फेंका था, उसको 1 वर्ष भी काम करने नहीं देना और षड्यंत्र पूर्वक उसको हटा देना, चाहे मेरी पार्टी में षड्यंत्र हुआ हो,
मुझे मेरी आत्मा ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए मैं उमा जी के साथ खड़ा नहीं हो तो गया। उमा भारती के बाद क्या किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ क्या भाजपा में? जरूर हुआ होगा, लेकिन उसके साथ तो रघुनंदन शर्मा खड़े नहीं हुए। लेकिन जिसने भी मुझसे किसी भी प्रकार का सहयोग चाहा, मैं उसके साथ खड़ा हुआ। दूसरा ये कि जब उमा भारती अपना राजनीतिक दल बना रही थी और स्वाभाविक रूप से आपसे पूछा ही गया होगा, आपसे अनुरोध भी किया गया होगा कि उनकी पार्टी, ये पूरी स्क्रिप्ट कैसी थी और आपको रोका नहीं क्या? उस समय जब उमा भारती बाहर निकली, उन्होंने संघर्ष किया 4-6 महीने तक, अकेले संघर्ष किया। तो मैंने ये कहा कि देखिए, पार्टी के खिलाफ मैं बगावत नहीं करूंगा, पार्टी में रहते हुए मैं विश्वासघात नहीं करूंगा पार्टी के साथ, गलत। आप जिस दिन नई पार्टी बना लेंगी उस दिन मैं आपके साथ आकर के खड़ा हो जाऊंगा। और जब उन्होंने जनशक्ति पार्टी बनाने की घोषणा की, मैं उसी दिन उनके साथ चला गया। फिर वापसी कैसे हुई आपकी? उमा भारती जी ने एक दिन घर बैठे बैठे कहा, क्योंकि वो चंचल तो हैं और स्थिरता है, उन्होंने मुझे कहा कि रघुनंदन जी, एक न एक दिन मुझे वापस चलना है। एक गुरुमूर्ति जी थे जो उनसे प्रेरणा लेती थी, दक्षिण के बड़े विद्वान व्यक्ति, वकील थे, उनसे सलाह लिया करती थी। वो उनसे मिली और उन्होंने कहा कि गुरुमूर्ति जी ने कहा कि एक न दिन वापस विलय होना है और अपने को। तब मैंने कहा कि विलय होना तो ये व्यर्थ बेकार है, ये श्रम बेकार, क्यों हम इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं, क्यों श्रम करें, क्यों जूझें। और इसलिए मेरे पास कैलाश जोशी जी के माध्यम से, शिवराज जी के माध्यम से, गौरी शंकर शेजवार मेरे से पहले चले गए थे और मंत्री थे, इन सब के माध्यम से मेरे पास समाचार आ रहे थे। तो इन समाचारों के बाद जब उमा जी का ये शब्द मैंने सुना तो मैंने जाने का निर्णय किया कि भाई ठीक है, वो विलीन करें, उसके पहले ही अपन विलीन हो जाएं। आप जो है जब बोलने पे आते हैं तो आप अपनी सरकार को भी नहीं छोड़ते, अपनी सरकार के मुखिया को भी नहीं छोड़ते। आपने शिवराज सिंह चौहान को घोषणावीर भी कह दिया और भी बहुत सारी बातें जो आप सीधे तल्ख लहजे में कह देते हैं। देखिए, घोषणावीर शब्द को आप लोगों की कृपा से इतना उछाला गया, मीडिया ने इस शब्द बोला को तो आपने था ना, मीडिया ने खूब तूल दिया इस शब्द को, लेकिन घोषणावीर कहने के पीछे मैंने उसकी प्रशंसा की थी। एक दिन तो शिवराज सिंह जी नाराज रहे मेरे से, जब दूसरे दिन मिले उनने दिल्ली भी शिकायत की, मुझे पनिश भी करवाया। और जब वो मेरे से मिले और विधानसभा चल रही थी तो मैंने कहा, शिवराज जी, आप वीर शब्द को क्या समझते हैं? मैंने घोषणा वीर कहा है, मैंने घोषणा कायर नहीं कहा है। जो वीरता से लड़ता है वो वीर कहलाता है। आप घोषणा करते हो और वीरता से पूरी करते हो, इसलिए घोषणा वीर कहा है मैंने। आप समझाने में कामयाब रहे मतलब। और जब अजय सिंह ने, उस समय नेता प्रतिपक्ष थे अजय सिंह राहुल जी, उन्होंने वहाँ विधानसभा में उनको कहा कि आपके नेता ने ही आपको घोषणा वीर कहा है, तो वो छाती ठोक करके शिवराज सिंह खड़े हुए और विधानसभा में सीने पर हाथ रख करके उन्होंने कहा, छाती ठोक करके कहा कि हाँ, मैं वीर हूँ इसलिए वीर कहा है, मैं वीरता से घोषणाएं करता हूँ और वीरता से पूरी करता हूँ, इसलिए मैं घोषणा वीर हूँ। इसमें कौन सी बात है? उनने आपका पढ़ाया हुआ पाठ उन्होंने पूरा मुझे कायर, नपुंसक, डरपोक नहीं कहा है। घोषणा करने में वीरता से घोषणा करता हूँ, वीरता से पूरी करता हूँ, इसलिए मेरे लिए ये सम्मान। पर आप विधानसभा के रिकॉर्ड पर है। जी, पर जो आप में विद्रोही प्रवृत्ति, खासकर सत्ता विरोधी जो आपका जो एक व्यक्तित्व है, सरकार अभी भी आपकी है, तो अक्सर यही सुना जाता है कि रघुनंदन शर्मा जी सत्ता के अवगुण, सत्ता की कमियों पर ज़्यादा बोलते हैं, सत्ता की अच्छाइयों पे, सरकार की अच्छाइयों पर उनके मुख से जो है शब्द कम निकलते हैं। देखिए, त्रुटि बताने वाले लोग बहुत कम होते हैं। राजनीति में चापलूसी भयंकर चलती है। कमजोर से कमजोर
भ्रष्ट से भ्रष्ट, बेईमान से बेईमान, कर्महीन से कर्महीन, अनुपयोगी व्यक्ति को भी लोग ऐसा बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं कि ये तो साक्षात हनुमान है। साक्षात हनुमान है। तो चापलूसी का कोई अंत नहीं होता, और इस चापलूसी में हमारे नेता बह न जाएं, इसलिए कोई न कोई व्यक्ति तो ऐसा चाहिए जो सच्चाई से अवगत कराता रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे सच्चाई से अवगत कराने की प्रेरणा दी है। मैं इस प्रेरणा का पालन करता हूँ, ईश्वर की आज्ञा का। गलत को गलत कहना, इसके लिए भी दम चाहिए, चाहे इसका नुकसान ही उठाना पड़े। नुकसान काय को नहीं, व्यक्तिगत नुकसान उठाना पड़े। आप जब ये बात कहते हैं तो आप अकेले पड़ जाते हैं। गलती नहीं, अकेले तो नहीं पड़ता हूं। हमने तो कभी मेरी सच्चाई को स्वीकार करने वाले लोग मुझे कमरे में आकर के खूब बधाई देते हैं, भले ही बाहर कुछ भी करें वो। भाई साहब आप ही बोल सकते हो, हम तो नहीं बोल सकते। हमको पद लेना है, हमको चुनाव लड़ना है, हमको लाभ लेना है राजनीति में। रघुनंदन को न लाभ लेना है, न चुनाव लड़ना है, न पद चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इसलिए सच्चाई के लिए लड़ना, सच बोलना और सच के लिए जूझना, ये मेरे खून में है। आपातकाल से लेकर अभी तक इस सत्य के लिए मैं लड़ता रहा हूँ, और ईश्वर ने 2-5 साल की और उम्र दे रखी है, तो मैं सत्य के लिए लड़ता रहूँगा, जूझता रहूँगा। दूसरा, आप जब कार्यालय के प्रभारी थे तब भी बहुत सारी शिकायतें होती थी, तब कैसे आप शिकायतों का समाधान किया? जैसे कुशाभाऊ ठाकरे जी के पास भी पहुँचते होंगे लोग, प्यारेलाल जी के खिलाफ भी आपकी वही अक्खड़ प्रवृत्ति, सीधा सपाट जवाब देना, तो आपसे पूछताछ नहीं होती होगी? देखिए, कार्यालय मंत्री के नाते तो मुझे ईश्वर ने ऐसी शक्ति दी थी कि जो कार्यकर्ता प्रदेश का आता था उसको ये लगता था कि मैं पिता और माता का जो प्यार मिलना चाहिए वो मुझे पार्टी में रघुनंदन जी, यही तो दिक्कत है। आप कार्यकर्ता आपसे खुश हो सकता, नेता तो खुश नहीं होता था ना? नहीं, नेता को भी कोई शिकायत इसलिए नहीं होती थी कि उनका काम मैं करता था। कार्यकर्ता किसी से नाराज हो गया तो वो नेता ही समझता था कि मेरे से नाराज हो गया, लेकिन रघुनंदन जी समझा लेंगे। अच्छा। और मैं समझा लेता था। आप आश्चर्य करेंगे कि मैं सामान्य कार्यालय मंत्री के रूप में रहा, लेकिन शासन से संबंधित, प्रशासन से संबंधित समस्याएं लेकर के, संगठन से संबंधित समस्याएं लेकर के आते थे, तो मेरे कमरे से कोई भी निराश नहीं निकलता था। ये ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर थी, परमात्मा की कृपा थी, या हो सकता है संगठन के लिए मैंने जो तपस्या की उसका प्रभाव हो। मेरे कमरे से कोई निराश नहीं निकला कभी। विरोध में रहते हुए भी मैंने यदि अधिकारियों को फ़ोन किए तो अधिकारियों ने उसकी सच्चाई और निष्पक्षता के आधार पर उसकी सहायता की, कार्यकर्ता की, और इसलिए वो प्रसन्न मन से जाता है। आज भी मेरे पास बहुत लोग आते हैं। ये हमारे मित्र कैलाश जी जोशी मेरे साथ ही बैठते हैं, ये देखते हैं कि अनेक कार्यकर्ता जो सब ओर से निराश हो जाते हैं, मंत्री के दरवाजे से निराश हो जाते हैं, पार्टी के द्वार से वो हताश होकर के निकलते हैं, तो वो सारी निराशा हताशा मेरे सामने प्रकट करते हैं, और मेरे से जो बनता है मैं अपनी शक्ति और बुद्धि से उनको सहायता करता हूँ। उसमें बहुत लोग खुश होकर, प्रसन्न होकर के, संतुष्ट होकर के जाते हैं। ये है। आपका लंबा राजनीतिक जीवन रहा, पार्टी में भी रहे आप, संघ में भी रहे, आपने बहुत सारे आपकी ही पार्टी के मुख्यमंत्री भी देखे। किसका प्रशासन अच्छा था? प्रशासन की पकड़ किसकी अच्छी थी? आपने दुविधाजनक प्रश्न पूछ लिया है। अब मैं किसे अच्छा कहूँ, किसे बुरा कहूँ, लेकिन देखिए, मुख्यमंत्रियों में 2 ही लोग थे जिनका कठोर प्रशासन और प्रशासन में गुणवत्ता और मूल्यों की राजनीति, ये दोनों थी। तो मैं किसी के अवगुण और दोष तो नहीं गिनाना चाहता, लेकिन प्रशासनिक क्षमता में अद्भुत थे वीरेंद्र कुमार सकलेचा, और
मूल्यों की राजनीति में सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, थोड़े समय रहे कैलाश जोशी, लेकिन शुद्ध सात्विक राजनीति जिसे कहते हैं वो उनमें थी। मूल्यों की राजनीति, कोई उंगली नहीं उठा सकता सुंदरलाल पटवा के किसी भी निर्णय पर, किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था पर उंगली नहीं उठा सकता, खोज भी नहीं सकता था कि कहीं छिद्र हो। ये 2-3 मुख्यमंत्री मैंने ऐसे देखे हैं, बाकी को तो मैंने देखने का कोई अवसर नहीं मिला मुझे। आप तो लगातार राजनीतिक उसमें हैं। हाँ, लेकिन मैं उनके निकट नहीं पहुंच पाया कि मैं देख सकूं। मैं बहुत दूर रहता हूं या मुझे दूर रखा गया उन लोगों ने। अच्छा, दो विषय बहुत इस वक्त जो है पूरे देश में चल रहे हैं। एक तो जिस तरीके का ये कैश ट्रांसफ़र स्कीम्स हैं, हम कई नेताओं से मिले, वो कैमरे के सामने तो नहीं बोलते हैं, पर इस पर जो है उनको अफसोस है कि राजनीति देश को किस दिशा की ओर ले जा रही है। तो बहुत सारी सरकारें कैश ट्रांसफ़र स्कीम चला रही हैं, वो लोक कल्याण के नाम पर चला रही है। रघुनंदन शर्मा एज ए राजनीतिज्ञ क्या सोचते हैं? मैं लाडली बहना से ही, मतलब नाम भी लाडली बहना। केस ट्रांसफर का मतलब आप क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं? मतलब लाडली बहना जैसी योजनाओं पर बहुत सारे नेता ऑफ कैमरा बोलते हैं कि ठीक नहीं है, और इवन जो है सुप्रीम कोर्ट भी इस पर अपनी बात कह चुका है। आपको क्या लगता है, क्या इस तरीके की स्कीम बेहतर है या कुछ और सरकार को सोचना चाहिए? स्कीम कहाँ है? ये तो लालच है, इसको स्कीम कैसे कह रहे हैं आप? मैं वही ये वोटर को रिश्वत देना, लालच देना, प्रलोभन देना, और उस प्रलोभन के लिए सरकारी खजाने से बेरहमी से पैसा लुटाना, इसके अलावा क्या है? ये तो देश की जनता की गाढ़ी कमाई की चोरी है, जो नहीं होना चाहिए। हाँ, कर तो आपकी सरकार रही है। कोई भी सरकार करो, हर सरकार के लिए कह रहा हूं, अपनी हो पराई हो, उसमें क्या बात है? गलत गलत होता है। मेरा बेटा भी कोई गलत काम करेगा तो मैं कहूंगा कि ये गलत किया है तेने। मेरा पिता भी कोई गलत करेगा तो मैं उनसे पिता के साथ भी खड़ा नहीं रहूंगा। ऐसा नहीं है। सरकार यदि कहीं ठीक दिशा में नहीं है तो वो ठीक सोच नहीं है। ये जो मुफ्त का लुटाया जा रहा है सरकारी धन क्या होता है? जनता का पैसा है ना। जनता, सरकार। तो ये बात आप पार्टी फोरम में कहते हैं? मेरे को तो जहां अवसर मिलता है यहां कह रहा हूं, तो पार्टी फोरम पर कौन सा संकोच है मुझे? ऐसा कुछ नहीं है सर। देखिए, किसी बीमार की सहायता सरकार करे, ये वैध है, करना चाहिए, उसका दायित्व है, जिम्मेदारी है उस सरकार की जनता के लोगों का पालन पोषण करना, अर्थात गरीब आदमी को शिक्षा देना, उसको सहायता पहुंचाना, बीमार को रोगों के लिए औषधियों की व्यवस्था करना, बीमार को सहायता पहुंचाना, अक्षम लोगों को सक्षम बनाने के लिए प्रयत्न करना, जो असहाय हैं, निर्धन हैं, गरीब हैं। तो निर्धन ही तो है पैमाना भी आपकी सरकार ने। कोई पैमाना नहीं है, ये सब पैमाना गढ़ लिया जाता है, कोई आवश्यकता नहीं उसकी। कोई बीमार है उसको पैसा दो, और वो जो उसको दो, बीमार को भी, जो सक्षम नहीं है इलाज कराने में। जो सक्षम है, भगवान ने खुद दिया है, इनकम टैक्स देते हैं या और सुविधा संपन्न है, उनको सहायता देने की आवश्यकता नहीं है। एक और मुद्दा महत्वपूर्ण है आपका, चाहे वैचारिक संगठन हो चाहे राजनीतिक संगठन हो, दोनों ही संगठनों ने कभी जातिवादी राजनीति की बात नहीं की, और अब दोनों ही जो है जातिगत गणना पर भी सहमत हो गए। रघुनंदन शर्मा क्या सोचते हैं इसके लिए? क्या ये ठीक है? देश हित में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो आज भी राजनीति में, ये समाज जीवन में जाति की बात नहीं करता। जाति के आधार पर संघ में कोई पद नहीं दिए जाते, जाति के आधार पर किसी को परिचय नहीं पूछा जाता, जाति के आधार पर एक बैठक में एक लाइन में बैठ करके भोजन करने वाले को कभी ये नहीं पूछा जाता कि तू कौन सी जाति का है। सब समान। आज भी संघ के प्रशिक्षण वर्ग होते हैं, वहाँ 1,000 लोग। फिर आपकी ही सरकार में जातिगत गणना को स्वीकार किया गया है कि जातिगत गणना कराई जा रही है,
जो अभी जनगणना चल रही है? मैं ऐसा मानता हूं कि जातिवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। यदि जातिवाद को कहीं न कहीं प्रश्रय दिया जा रहा है तो उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। जातिवाद समाप्त करना चाहिए। अब मुझे आप बताइए कि कैसे सैद्धांतिक परिवर्तन होते हैं राजनीतिक दलों के। मुझे मालूम है कि इंदिरा गांधी जब प्रचंड बहुमत से जीती थी सिंडिकेट इंडिकेट के समय, तो एक नारा चला था, न जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। न जात पर न हाथ पर। उसका पोता बुरी तरह से पागल हो रहा है, जातिवाद फैलाने में पागल हो रहा है। पूरी कांग्रेस को उस पागलपन के कटघरे में ले जाके खड़ा कर दिया, पागलपन के सरोवर में स्नान करा रहा है वो। राजनीति कौन कहाँ ले जा रहा है? मुलायम सिंह यादव की पार्टी जाति तोड़ो, राम मनोहर लोहिया जी ने तो यही कहा था ना। तो जाति तोड़ने का अभियान चलाने वाली समाजवादी पार्टी भी जातिवाद का झंडा लेकर के खड़ी है। और ऐसे में यदि राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए यदि भारतीय जनता पार्टी भी जातिवाद के बारे में इनके पीछे दौड़ती है तो सैद्धांतिक दृष्टि से ये ठीक नहीं है। सत्ता मिले न मिले, दृढ़ता से जातिवाद का, क्योंकि आखिरकार यह देश को तोड़ने वाला कांड साबित होगा। जातिवाद के आधार पर खंड खंड हो सकता है देश। जातिवाद के आधार पर देश की एकता नष्ट हो सकती है। जातिवाद के आधार पर सांप्रदायिकता फैल सकती है, बढ़ सकती है, वैमनस्यता बढ़ेगी। कई अवगुण जातिवाद के आधार पर घुस सकते हैं जो देश के लिए हितकारी नहीं है। ये जातिवाद से, इस झंझट से, इस चक्कर से दूर निकलें। तो क्या यही कारण है कि रघुनंदन शर्मा जो है राजनीति के सुख सुविधाओं से दूर अब जो है तुलसी मानस संस्थान में आ गए, या उन्हें भेज दिया गया कि हमें ऐसा सीधी स्पष्ट बात करने वाला नेता वर्तमान हालात में नहीं चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ 75 वर्ष की उम्र के बाद संन्यास का विधान है भारतीय संस्कृति में। आपकी राय दल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 75 के बाद भी मोह नहीं छोड़ 75 वर्ष के बाद हमारे यहाँ अनेक लोगों ने राजनीति से संन्यास लेकर सेवा धर्म को अपनाया है। नानाजी देशमुख तो बहुत बड़े नेता थे और उन्होंने घोषणा करके कहा कि मैं अब राजनीति से, हमारे मुरली मनोहर जी जोशी राजनीति से अलग हट गए, आडवाणी जी राजनीति से अलग हट गए आयु के साथ। तो आज भी बहुत लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आखिरी दम तक, जब तक यमराज नहीं आए तब तक राजनीति के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो आप संघ राजनीति जो आपने मुकाम हासिल किया, रघुनंदन शर्मा अपने अंतर्मन में क्या इस मुकाम से संतुष्ट हैं या कुछ कमी रह गई? रघुनंदन शर्मा नाम का प्राणी राम काज करने में इतना अपने आप को विलीन कर चुका है कि अब उसको कोई आकांक्षा जीवन में नहीं रही है। 75 वर्ष पूर्ण होते ही पार्टी ने भी मेरा एक समारोह संपन्न कर लिया। कौन सा समारोह? वो विदाई हो गई, अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव। तो अमृत महोत्सव के बाद किया इसलिए गया कि रघुनंदन जी जो है अब घर बैठ जाएं? नहीं, मैंने ही इच्छा व्यक्त की कि उसके पहले से ही मैं मानस भवन में काम करना शुरू कर चुका था। मैंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से, अधिकारियों से, पदाधिकारियों से भी निवेदन किया कि मैं अब राजनीति नहीं करूंगा। मैं शेष बचा हुआ जीवन धर्म में लगाऊंगा, समाज में लगाऊंगा, आध्यात्म और सांस्कृतिक कार्य करने में लगाऊंगा। और इसीलिए मैं मानस भवन से जुड़ा, हिंदी भवन से जुड़ा, साहित्य का क्षेत्र, संस्कृति का क्षेत्र, वहाँ का भी मैं कार्याध्यक्ष हूँ, हिंदी भवन का भी और मानस भवन का भी कार्याध्यक्ष हूँ। दोनों जगह पर साहित्य और संस्कृति दोनों की रक्षा करना, दोनों को आगे बढ़ाना, दोनों को सुरक्षित रखना, दोनों के लिए अपने आप को खपाना, ये मैंने तय किया है। यही मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। दूसरा, हमें कोई बता रहा था कि शिवराज सिंह चौहान आपके कर्जदार हैं, ये कोई कहानी क्या है? शिवराज सिंह जी मेरे कर्जदार तो नहीं हैं, लेकिन
मानस भवन के कर्जदार जरूर है। अरे मानस भवन में हमने एक दिन उनको अतिथि करके बुलाया था और उस दिन उन्होंने हमने निवेदन किया था कि आप भी मानस भवन के आजीवन संरक्षक सदस्य बनिए। तो उन्होंने माइक पर ही कहा कि संरक्षक सदस्य ने, मैंने कहा कि 1,11,000 रुपये आप जमा करिए और संरक्षक सदस्य बनिए। मानस भवन के आप संरक्षक बन जाएंगे तो इससे बड़ा मानस भवन के लिए क्या हितकारी होगा। तो उन्होंने मानस भवन में सब लोगों के बीच में घोषणा की थी कि मैं मानस भवन का संरक्षक सदस्य बनूंगा। अब 2-2.5 साल से ऊपर हो गए, वो 1,11,000 उनकी जेब से निकल ही नहीं रहे हैं। अब मैं किसी न किसी उनके बहुत निकट व्यक्ति को कहूँगा कि भाई निकाल के ला। रघुनंदन जी, राजनीति अपनी जगह है, संघ का कार्य अपनी जगह है, इसके अलावा आप एक अच्छे लेखक भी हैं। ये लेखन की रुचि कैसे जागी और क्या क्या लेखन कर चुके और क्या करने वाले हैं? राजनीति में काम करते समय भी समाज के सभी क्षेत्रों के विचार तो आते हैं जब खाली मस्तिष्क रहता है तब। तो मेरे 11 साल ट्रेन में आने जाने में बीते। जब मैं सांसद रहा, जब मैं सलाहकार रहा, बीपीएसटी का चेयरमैन रहा, और उसके पहले 15 साल तक मैं पार्टी का पदाधिकारी रहा और विभिन्न संभागों का प्रभारी रहा। तो ये जो प्रवास का समय मिलता था, गाड़ी में बैठना, ट्रेन में बैठना, उस समय मेरे मन के उद्गार शांति से प्रकट होते थे और मैं कलमबद्ध करता था। ईश्वर की कृपा, सरस्वती का स्नेह, माता सरस्वती का वरद हस्त कि मैंने लगभग 16-17 पुस्तकें अभी लिखी हैं, जिसमें केवल लेख ही नहीं है, लेखों के अलावा कविताएं भी है, काव्यात्मक पुस्तकें भी है और लेख भी हैं। आपके ही पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने नरेंद्र मोदी पर एक किताब लिखी, अपनापन, जिसका विमोचन भी 2-3 दिन बाद होना है। आपकी भी, चूँकि आप संगठन में लंबे समय तक काम किए, आपके भी नरेंद्र मोदी से बहुत अच्छे जो है संबंध रहे होंगे, अपनापन रहा होगा। क्या आपकी भी रुचि है किसी नेता के संबंधों को लेकर पुस्तक लेंगे, या आप अगली जो पुस्तक लिखना चाहेंगे वो किस पर केंद्रित होगी? देखिए, मैंने एक पुस्तक लिखी है राष्ट्र के लिए मरने वालों पर, क्रांतिकारियों पर। मैंने पुस्तक लिखी है प्रभु राम के बारे में, कृष्ण के बारे में। जब परमात्मा के संदेशों, उपदेशों और उनके द्वारा दिए गए निर्देशों पर हृदय से गुबार निकलते हैं, शब्द प्रकट होते हैं, तो फिर किसी नेता के बारे में लिखने का कोई कारण ही नहीं बनता। नेता भी तो हम में से ही बनता है, उस पर क्या लिखना। इसलिए अच्छा, दूसरा ये है कि मुझे इस प्रकार की चापलूसी करना आता भी नहीं है कि किसी की पुस्तक लिख दूं और वाहवाही झेल लूं। भगवान के बारे में लिखना है, ईश्वर के बारे में लिखना है, देश के बारे में लिखना है, देश के लिए जो मरे ऐसे अमर हुतात्माओं के बारे में, देशभक्तों पर लिखना है, तो मेरी कलम चलेगी। तो ये थे भाजपा के वरिष्ठ नेता, संघ में लंबे समय तक अपना जीवन अर्पित करने वाले, वर्तमान में तुलसी मानस संस्थान के कार्याध्यक्ष रघुनंदन शर्मा जी। हमने उनसे बेबाकी से सवाल किए, उन्होंने उतनी ही बेबाकी से, जिसके के लिए वो जाने जाते हैं, साफगोई से, स्पष्टता से और सत्यता के साथ अपनी बात कही। हमने उनके राजनीतिक जीवन के साथ साथ उनके व्यक्तिगत जीवन, उनकी धर्म के प्रति रुचि पर भी बातचीत की। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए अतिथि के साथ। तब तक के लिए